हे गाइस, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ माइक ड्रॉप। और आज हमारे साथ हैं नव्या अग्रवाल। बाय प्रोफेशन शी इज़ एन एयर होस्टेस और उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स के बारे में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। क्योंकि उन्होंने 20 से ज़्यादा फ़्लाइट्स को ऑपरेट किया है, तो उन्होंने बहुत फ़नी किस्से भी हमको बताए। और एक जो सोसाइटी का जनरल परसेप्शन बन चुका है एयर होस्टेस और कैबिन क्रू जैसे प्रोफेशंस को लेकर, हमने ट्राई किया है कि हम उनका सच उनके सामने ला सकें और उस परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज कर सकें, उनके स्पेक्ट्रम को चेंज कर सकें। तो अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि आपको इन प्रोफेशंस के बारे में कंप्लीट ट्रुथ जानने को मिलेगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस एंड एंजॉय द वीडियो। नव्या यार, सबसे पहले तो वेलकम यार, है ना। मतलब थैंक यू, तूने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आई है तू आज। नहीं यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब से तुमने ये निकाला था अपना माइक ड्रॉप। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी इसके एक एपिसोड में आऊँ, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तेरे बैकग्राउंड से, जहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई है, जहाँ से जर्नी शुरू हुई है, कि कैसे सब चीज़ें शुरू हुई, कैसे तू इस फील्ड में आई, ठीक है, उसके बारे में पहले कुछ बता। आई गेस जितनी भी लड़कियां कैबिन क्रू बनना चाहती हैं, उनका सबसे पहले यही होता है कि वो किसी और कैबिन क्रू को देखती हैं, उनसे इंस्पायर होती हैं और फिर वो सोचती हैं हमें भी यही बनना है। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं 14 ईयर्स की थी तो मैंने अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट में ट्रैवल किया था, और वहाँ पे जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे नहीं पता था वो क्या प्रोफेशन है, उनका क्या काम है। बस मुझे उनको देख के मैंने कहा मम्मा मुझे ऐसा बनना है। मतलब सीधा सीधा फ्लैश ही है, मतलब वो देखना, उसे देख के तो ऐसे ही लगता है कि कितना अच्छा प्रोफेशन है, हवा में उड़ते घूम रहे हैं। हाँ, तो हमें उसके प्रोज कॉन्स कुछ नहीं पता होता, बस वो फील्ड हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बस मुझे ये बनना है। तो बस फिर वहीं से थोड़ा सा मन में था, बट यू नो एज़ यू ग्रो अप ग्रेजुअली तो आपको ये लगता है कि नहीं, अब हमें अपने करियर पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना चाहिए, कुछ अच्छा देखना चाहिए जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो, यू नो। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ था। हम सेम स्कूल में भी थे, तो तुम मुझे जानते ही हो कि कैसी थी मैं। तो 11th-12th में इसीलिए मैंने साइंस लिया, क्योंकि फिर मैं हट गई थी कि यार ठीक है, थोड़ा करियर फोकस्ड हो जाते हैं, ये सब तो बचपन में सोचा था। फिर साइंस के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, बीबीए किया मैंने। और उसके बाद मैं क्योंकि मैंने एचआर वगैरह में इंटर्नशिप करी थी, तो मैं एचआर का ही सोच रही थी कि मैं एचआर में ही जॉब करूँगी। तो आई वॉज़ लुकिंग फॉर जॉब्स इन एचआर फील्ड ओनली। इतने में पता नहीं मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी थी, मेरे को कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिली थी। तो मैंने कुछ टाइम एयरपोर्ट पे काम किया था, तो वहीं पे मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी जिनका ड्रीम था कि यही कैबिन क्रू बनना है। तो उस टाइम पे फिर उनको देख के ना, यू नो, मेरा भी वो सोया हुआ सपना वो होता है ना, जाग जाता है कि हाँ यार ट्राई तो करना है इस चीज़ के लिए। तो मैंने बस उन्हीं फ्रेंड्स के साथ एक बार जब उन्होंने अप्लाई किया तो आई आस्क्ड देम हाउ दे अप्लाइड। फिर उसके बाद मैंने वैसे ही ऑनलाइन अप्लाई किया, वॉक इन इंटरव्यूज़ थे, आई वेंट देयर एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन वन गो। तो उसके बाद जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार आई थिंक आई वॉज मेंट फॉर दिस, यही था, अब तो हो गया जो होना था। तो मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी जो इंटरव्यूज़ में क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ रहे होते हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ। एक फ़्लाइट अटेंडेंट की क्या प्रोफाइल होती है। जैसे हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो हमसे टेक्निकल स्किल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोगों से बेसिकली क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। आपसे जैसे टेक्निकल स्किल्स एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे वैसे सॉफ्ट स्किल्स एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक हमें कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, हमारा बोलने का तरीका, हम कितने पॉइज्ड हैं, कितने वेल ग्रूम्ड हैं, कितने अच्छे से खुद को कैरी करते हैं। क्योंकि द बेटर यू आर, जैसे आप अपने आप को जितना हाई मेंटेनेंस दिखाओगे उनके सामने, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ आप लोगों के, यू नो, बेसिकली यू शुड बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। तो वही चीज़ थी। तो वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं इसमें। तो जो हमारा इंटरव्यू हुआ था, पहले ऐसा हुआ था कि 10 लोगों को बुलाया, एचआर बीच में बैठी हुई थी, उन्होंने सबका इंटरव्यू लिया 10 लोगों का, फिर उसमें से कुछ 3-2 सेलेक्ट करे। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, हम लोगों को एक टॉपिक दिया गया था जिस पे हमें नॉन स्टॉप बोलना था, जब तक आप बोल सकते हो, लाइक 4-5-6 मिनट इतना बोलना था। इंग्लिश में, हिंदी में? तो इंग्लिश में ही। तो जितनी भी वहाँ पे हुआ था इंटरव्यू, जितना भी लिया था सारा इंग्लिश में हुआ था। इनफैक्ट वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे आप इंटरव्यू देने गए हो तो जो आपको हॉल देते हैं बैठने के लिए, इंटरव्यूज़ बार बार चक्कर मारते हैं, आके विंडो से देखते हैं कि आप बैठे कैसे हो, आप बात कैसे कर रहे हो, वो चीज़ वहाँ से ऑब्जर्व करके फिर आपके इंटरव्यू के टाइम पे वो रखते हैं।
फिर उसके बाद हमारा मेडिकल होता है, हमारा BMI बिल्कुल फिट होना चाहिए, 18 to 22 की रेंज में होना चाहिए। BMI क्या होता है? हाइट वेट, मतलब जो आपका वेट है वो आप प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपकी हाइट से। अच्छा, हाँ तो मतलब वेट हाइट सब कुछ मैटर करता है? हाँ। फिर उसके बाद हमारा स्कार टेस्ट होता है कि हमारे स्किन पे स्कार्स तो विजिबल टैटूज़ तो नहीं है। तो मेडिकल में यही सब चीज़ें चेक होती हैं। फिर उसके बाद हमारा एक पर्सनल HR इंटरव्यू राउंड हुआ था, तो उसमें HR हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं पर्सनल, और उसके बाद वैसे सेलेक्ट होते चले जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 3 राउंड होते हैं, कभी कभी 5 राउंड हो जाते हैं, और कुछ कुछ एयरलाइंस का इनफैक्ट डेज़ तक चलता है इंटरव्यू, 3 डेज़ तक, 4 डेज़ तक, तो ऐसे चलता है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसे कोई डोमेस्टिक एयरलाइन है और कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा रही हैं, तो उनके लिए क्या डिफरेंट होता है क्या, या सबका सेम ही प्रोसीजर है? नहीं, इंटरनेशनल का डेफिनेटली क्राइटेरिया बहुत 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 नेक्स्ट लेवल है। इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक। वेयर एज डोमेस्टिक एयरलाइन में आपको थोड़ा बेनिफिट मिल ही जाता है। बेनिफिट इन व्हाट सेंस? बेनिफिट ऐसा कि आप ज़्यादा वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब कोई इंटरनेशनल एयरलाइन आ रही है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं, तो ग्लोबली वो स्टैंडर्ड मैच करना डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा। वेयर एज आप इंडिया में कि हाँ हम कैसे लोग हैं, हम थोड़ा मैच कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, बट ग्लोबली वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक लड़की है, गांव की लड़की है, उसकी ना हाइट थोड़ी कम है, उतनी नहीं है जितनी तेरी हाइट है, उससे थोड़ा कम है, और उसको ना इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती है, मतलब वो सीख रही है इंग्लिश बोलना और ट्राई कर रही है इंग्लिश बोलना, मतलब टूटी फूटी बोलती है, जैसे जनरली स्कूल में बच्चे बोलते हैं उस तरीके से इंग्लिश में बात करती है वो। तो और वो चाहती है कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बने, तो उसका कोई चांस नहीं है क्या बनने का? यार हाइट डिपेंड करती है, अगर क्योंकि हाइट का भी एक क्राइटेरिया होता है। जैसे फीमेल्स में मोस्टली 155 सेंटीमीटर से ऊपर मांगते हैं, तो अगर वो 155 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसके चांसेस हैं, बट अगर उसकी हाइट उससे भी ज़्यादा छोटी है तो इंटरव्यूअर्स भी मना कर देते हैं कि हम सॉरी, हम नहीं ले पाएंगे। तो मतलब लुक्स मैटर हुए है ना इसमें? नहीं, एक्चुअली पता है हाइट के पीछे भी एक लॉजिक है, एक रीज़न है क्यों लंबी लड़कियां मांगते हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो 212 सेंटीमीटर की हाइट पे होते हैं। एक बेसिक हाइट होती है जहां हमारा आर्म रीच होना चाहिए, जैसे ओवरहेड बिन्स बंद करने हैं और हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, तो उनको चेक करने के लिए हमारी हाइट पहुंचनी चाहिए। अब मान लो कोई छोटी लड़की आती है, शी इज़ नॉट एबल टू रीच अप टू दैट पॉइंट, तो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी वगैरह सब कुछ थोड़ा तो जो सेफ्टी, मतलब ये तुम जो सेफ्टी कवर कर रहे हो, तो जो एयरक्राफ्ट में जो तुम्हारी ट्रेनिंग होती है वो सेफ्टी वगैरह के लिए भी होती है, पूरा मतलब ट्रीटमेंट करना है किसी का, सेफ्टी का पर्पज़ है कुछ? पता है यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ वो 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, ऑक्सीजन मास्क और खाना देना ये सिखाया जाता है, बट यू वोंट बिलीव ये सारी ट्रेनिंग जो 2 द्वार आगे वाली ये सब सिर्फ हमारी 5 मिनट की होती है। 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग में सिर्फ 5 मिनट की होती है ये। और हाँ, खाने बनाने वाली हमारी 10-11 दिन की ट्रेनिंग होती है, और अब आप लगा लो 3-3.5 महीने में 10-11 दिन अलग करके जो बाकी का 2.5 महीना बचा वो पूरा हमारा सेफ्टी से रिलेटेड होता है। इनफैक्ट 1953 अराउंड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, उससे पहले एयर होस्टेस का काम ही सिर्फ फ़्लाइट में सेफ्टी देखना था, खाना सर्व करना नहीं था। बस उसके बाद उन लोगों को लगा कि चलो फ़्लाइट में फॉर द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स खाना ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद से फिर हमें खाना सर्व करना, पानी सर्व करना, वो सारी चीज़ें हमें उनका रिफ़्रेशमेंट देखना पड़ता है। तो लोग ये समझ लेते हैं कि इनका तो काम ही खाना सर्व करना है, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मेन फोकस सेफ्टी पे है। अगर आप मुझे बोलोगे ना फ़्लाइट में एक तरफ मैं खाना सर्व कर रही हूँ और कोई सेफ्टी इशू हो जाता है, तो कोई भी कैबिन क्रू हो उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होगा, खाना छोड़ो पहले सेफ्टी देखो। अच्छा, तो जैसे मैं ना कभी फ़्लाइट में मैंने ट्रैवल नहीं किया, ठीक है, तो मैं भी मतलब मैंने लोगों को भी सुना है और मैं भी यही सोचता हूँ कि सबका मतलब परसेप्शन ऐसा ही है कि हाँ। तुम लोग सिर्फ वही है कि खाना सर्व करोगे, एंटरटेन करोगे लोगों को, उनको फ्लाइट के बारे में गाइड करोगे, मतलब बस मैं भी इतना ही समझता था, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ। आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? मैं तो कर रहा ही नहीं है, मेरे से मत पूछ। कर रहे हो ठीक है, सपोज आप कर रहे हो, हाँ। एकदम से लैंडिंग के टाइम पे एयरक्राफ्ट में इंजन खराब हो जाता है एक, और प्लेन क्रैश होने वाला है, ठीक है? अब वो एक सी में, एक वाटर बॉडी में होने वाला है,
ठीक है, आप किसके पास जाओगे हेल्प के लिए? कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? पायलट ये और तो बता दे मुझे। पायलट और क्रू। पायलट और क्रू होता है तो क्रू के पास ही जाऊंगा यार। हाँ, है ना? हाँ। तो आप फिर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? उस टाइम पे मैं आपको खाना सर्व करूंगी, अरे सर बैठो ना, पहले एक चाय तो लो, ये तो होता रहेगा, डूब जाएंगे हम लोग। या फिर मैं सच में सेफ्टी पे ध्यान दूंगी, उस सही टाइम है, पे सही मैं है। बचाऊंगी कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे ना, हमें पता होगा कि हम आपको बचा सके। हम्म। अच्छा ये बता, जैसे सेफ्टी की बात हुई रही है तो ये बता, जैसे मैंने टर्बुलेंस के बारे में काफ़ी सुना है, तो टर्बुलेंस जो टर्म है एग्जैक्टली क्या होता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करियो है। हाँ, टर्बुलेंस एक्चुअली ये होता है कि जब हमारा एयरक्राफ्ट एक सर्टेन हाइट पे होता है ना, टर्बुलेंस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है, कई बार विंड्स आ रही होती हैं। तो अब क्योंकि वो विंड्स इतनी ज़्यादा होती हैं ना कि एयरक्राफ्ट अगर आप मान लो चल रहे हैं और कोई विंड्स आ रही हैं तो ऐसे ऐसे तो हिलेगा ही वो, है ना, जब विंड्स उससे टकराएंगी या क्लाउड से वो टकराएगा। कई बार बहुत डेंस क्लाउड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब होता है, जैसे बारिश वगैरह हो रही होती है तो लाइटनिंग होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना एयरक्राफ्ट हिलता है, उसका ना वो बैलेंस नहीं रह पाता है, तो टर्बुलेंस होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो हम वैसे तो कैप्टन सीट बेल्ट साइन ऑन कर देते हैं सब पैसेंजर्स को बताने के लिए कि आप बैठे रहिए सीट बेल्ट बांध के, और हम भी अपनी तरफ से पूरा कैबिन चेक करते हैं कि एक एक पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगा रखी हो, वी थॉरोली चेक दैट। तो उसके बाद फिर हमारा यही ध्यान होता है कि हम पैसेंजर्स का ध्यान रखें कि टर्बुलेंस के वक्त वो हिट ना करे, क्योंकि कई बार टर्बुलेंस ना लोग बहुत मज़े में लेते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसे ही हिल रहा है, बट आई हैव सीन द सीवियर टर्बुलेंस एंड वी नो द कॉन्सिक्वेंसेज कि इसके बाद क्या अंजाम हो सकता है। तो अब आपको पता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ का अंजाम पता है तो आप और ज़्यादा कंसर्न रहते हो उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ ना हो, है ना, डरे हुए रहते हो। तो सेम हमारे साथ भी वही चीज़ है, मैंने बहुत गंदी टर्बुलेंस देखी थी, उसके बाद से मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई और मैं बहुत सीरियसली लेने लग गई टर्बुलेंस को। तो जब तू मैंने जो तेरी फर्स्ट फ्लाइट थी उसको ऑपरेट कर रही थी, तो तब तूने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, या मतलब इन जनरल बता दे जो तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्लाइट को ऑपरेट करते हुए वो कैसा था? मेरी जो फर्स्ट फ्लाइट थी मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, और क्योंकि मैंने बहुत वेट किया था अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट के लिए, तो जब वो मिली मुझे मैं बहुत खुश थी। मेरा सेट ऑफ क्रू इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई, इतना कुछ बताया, और जैसा हमने पढ़ा था ना ट्रेनिंग के टाइम पे, ये तो समझ में आ गया कि भाई ऑन बोर्ड जाके सब डिफरेंट है। एक पढ़ी हुई चीज़ें अलग और एक डेली में करने वाली चीज़ें ऑपरेट अलग हैं वो। तो मज़ा तो आ रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरे अभी तक टचवुड बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं फ़्लाइट में, कोई बेकार एक्सपीरियंस नहीं रहा। बस हाँ, जो एक वो टर्बुलेंस वाली बात मैं बताना चाहूँगी, जो मैं कही थी ना, बहुत बुरा सीन हुआ था मेरे साथ। तो ये था कि हमारा बड़ा एयरक्राफ्ट था, A321 था, उसमें मैं पीछे थी। तो क्या होता है कि पीछे ऐसे एयरक्राफ्ट छोटा होता है, उसकी टेल छोटी होती है ना, तो वहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, आगे इतना नहीं होता, वहाँ पे तो बस बवाल ही चल रहा होता है, पीछे सब हिल रहे होते हैं। अब हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था, इतनी गंदी टर्बुलेंस हमने देखी नहीं थी, हमें लगा अब ऐसे ही हिल के हो जाएगा सही। बट कैप्टन ने भी बोल दिया सीवियर टर्बुलेंस में कि क्रू टू सीट्स, अगर एक बार कैप्टन ने बोल दिया क्रू टू सीट्स, उसके बाद चाहे कुछ ही होता रहे हम नहीं उठेंगे अपनी सीट से, क्योंकि उसमें हमारी भी लाइफ का रिस्क आ जाता है। तो हम लोग बैठ गए सीट पे, और सोचो इतनी गंदी टर्बुलेंस थी, हमने सीट बेल्ट लगा रखी थी और हम तब भी सीट पे नहीं बैठ पा रहे थे, हम अपनी सीट से गिरे जा रहे थे। हम जिसमें खाना सर्व करते हैं, कार्ट्स जो होती हैं वो कम से कम 40-50 किलो की होती हैं, ठीक है, और ऐसी ही 40-50 किलो की 3 कार्ट्स खड़ी हुई थी। इतनी गंदी टर्बुलेंस की वो कार्ट एक के ऊपर एक के ऊपर एक गिरती चली गई टर्बुलेंस से, और क्योंकि वो इतनी छोटी सी जगह होती है, हम इतना डर गए कि अब कैसे होगा। एक के मतलब सारा सामान बिखरे जा रहा था, सारे हॉट वाटर फ्लास्क गिर गए, सारा सामान तहस नहस हो गया था, और हम अपनी सीट पे नहीं बैठ पा रहे थे। तो कुछ चोटें भी लगी थी, क्योंकि कार्ट को बचाना था कि वो एयरक्राफ्ट के डोर पे ना गिर जाए, वरना स्ट्रक्चरल डैमेज आ जाता और फिर बहुत आगे बात बढ़ जाती। तो हम कार्ट को एक हाथ से पकड़ रहे हैं, जिसमें हमारा हाथ पिच गया, हमें चोट लग गई। और उस टाइम पे सबसे गुस्से वाली चीज़ क्या थी कि पैसेंजर्स को दिख रहा है हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो कॉल बेल बजा के पानी, भाई यहाँ हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं और तुम पानी मांग रहे हो। तो वो लोग नहीं हिल रहे होते क्या? वो हिल रहे होते हैं, बट यही बात है ना, उनको टर्बुलेंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, उन्हें तो वो गेम लग रहा होता है कि ये हिलेंगे सही हो जाएंगे। पानी पी लो इसमें। पानी 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 अंकल जी, हाँ। मुझे पानी पिला दीजिए। हाँ, हाँ, तो उसमें हमारे लिटरली आंसू निकल आए थे, मैं और मेरी जो क्रू थी साथ में। हमें मतलब ऐसे चलते चलते ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहा है।
और हम रोने लग गए, मतलब ऐसे होता है ना कि आंसू से निकल आते हैं कि यार क्या हो रहा है, ये हमने कभी देखा नहीं। हमें पता था हमें चीज़ें कैसे मैनेज करनी है इन द एंड, अगर इट कम्स टू इवैक्यूएशन तो हमें पता था, बट एक वो एक सेकंड का वो डर सबके अंदर होता है ना, यार वो सेंस ऑफ फियर तो सब में ही है ना जब। हाँ, और ऊपर से इसको तो सबसे ज्यादा है ना, जिसको पता है कि इस चीज से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो हो सकता सकते है। हैं, तो वो तो डरेगा ही यार। वही तो, इस वजह से उसके बाद से मैं टर्बुलेंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा अच्छा, जैसे डिफरेंट तरीके के पैसेंजर्स आते होंगे, अब तो तूने बहुत सारी फ्लाइट्स ऑपरेट कर ली है, तो तूने बहुत सारे लोगों के साथ डील किया होगा। तो ऐसे लोग भी होते होंगे जो पहली बार ही ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ। या फिर जो जिनका नेचर ही वैसा है कि वो कहीं भी जाएंगे और मजाक मस्ती करेंगे। हाँ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं फ्लाइट में? बहुत होते हैं एक्चुअली। हमारा ना यही फोकस रहता है कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स है ना, उनका जर्नी और अच्छा बनाए, उनकी क्योंकि आप कहीं भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना, तो आप ये चाहते हो कि आपकी सारी मेमोरीज अच्छी बने, है ना, कोई बुरा एक्सपीरियंस ना हो। तो हमारा भी पूरी यही रहता है कि उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे, उनसे जाके 2 बात अच्छे से करते हैं कि अच्छा सर हाउ वाज योर डे, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, हाउ इज़ योर ट्रिप प्लान्ड, और ऐसे करके ना। तो अगर कोई आके आपसे 2 बात आराम से भी ऐसे करे ना एयरक्राफ्ट में, तो अच्छा लगता है इंसान को, कुछ अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है तो। और पैसेंजर्स तो वैसे काफ़ी तरीके के होते हैं यार, अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो इट्स लाइक बुरे क्या ही कहूँ, बट उनको ना ये लगता है कि वो हमारी जॉब को जॉब नहीं समझते। दे थिंक कि तुम तो बने ही इस चीज़ के लिए हो, जो है हमारी जॉब है। अच्छा, मतलब वो वही वैसे ही ट्रीट करते होंगे जैसे कुछ लोग होते हैं वेटर्स को खराब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तुम्हें भी वो वेटर ही समझ रहे हैं, है ना, कि इनको भी ऐसे ही ट्रीट करो। देखो हाँ। हाल तो किसी को भी उस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। जो वेटर लोग हैं उनको भी अच्छे से ही उनसे भी बात करो यार, वो भी तो अपनी जॉब ही कर रहे हैं ना। वो तुम्हें खाना सर्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं, मतलब बहुत खराब तरीके से उनसे बात करते हैं। और वही जिसका एटीट्यूड वैसा है ना, वो हर जगह जाके अपने आप को बहुत समझेगा, उसे लगेगा कि मैंने पैसा कमा लिया तो मुझसे ऊपर तो कोई है नहीं। एक टिकट खरीद के ऐसे समझते हैं, उन्होंने पूरा क्रू खरीद लिया, पूरा एयरक्राफ्ट खरीद लिया। तो कई बार ऐसे ही होता है कि बहुत पैसेंजर्स मतलब कुछ ड्रंक भी आ जाते हैं, कुछ बदतमीजी से भी बात करते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, टचवुड ऐसा, बट मेरी क्रू के साथ ऐसा हुआ था। मैंने देखा था कि पैसेंजर पी कर आ रहा है और उसको उल्टा सीधा बोल रहा है कि मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। भाई कैसे खरीद सकता है तू? तो इट्स लाइक पैसेंजर्स का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, हमें उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है। अब डेफिनेटली यार सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो नहीं आनी चाहिए किसी की भी बात, बट वो ऐसी कोशिश मतलब इतना फोर्स कर देते हैं ना कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए। हम तब भी बहुत आराम से, बहुत कामली सिचुएशन डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बट जब जिस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू ही वो है कि ये तो बस इसी चीज़ के लिए है, इनका तो काम ही ये है, तो तुम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो ना। अगर यही प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो तुम किसके पास जाओगे? सबसे पहले हमारे पास ही तो आओगे कि अरे यार कुछ करो ना। सही बात है, मतलब वही है यार, जो सोच के आया ना कि मुझे बदतमीजी करनी है, मुझे लड़ाई करनी है, ठीक है, मैं तो बॉस हूँ, उसे तो तुम कैसे भी करके नहीं समझा सकते हो। किसी भी कुछ भी कर लो, किसी भी पर्सपेक्टिव से उन्हें समझाने का ट्राई कर लो, वो नहीं समझेंगे, उन्हें वैसे ही बिहेव करना। हाँ, और एक तो मैंने ये देखा है कि लोग ना कई बार फ्रस्ट्रेटेड किसी और चीज़ से होते हैं और वेंट आउट कहीं और करते हैं। तो वो अपने काम वगैरह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फ्लाइट में आते हैं एंड दे ट्राई टू रूल द फ्लाइट कि नहीं मुझे तो ऐसे चाहिए, मेरा तो ऐसा था। अरे यार, एक वे ऑफ टॉकिंग होता है। और हाँ ठीक है, हम जब पैसेंजर्स वाली बात को ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे तो मैं बताऊंगी फिर पैसेंजर्स कैसे टाइप के होते हैं। अच्छा, नहीं मैंने देखी है, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि लोग ना फ्लाइट्स में आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और क्रू से भी लड़ रहे हैं। वो काफ़ी रील भी अभी वायरल हो रही थी ना वो। हाँ यार, पता नहीं, वही मैंने कहा ना, पैसेंजर्स बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनका नहीं समझ में आता कि वो कब किससे लड़ पड़े। और कहीं कहीं बहुत अच्छे पैसेंजर्स भी होते हैं जो बहुत कामली सिचुएशन हैंडल करते हैं, इनफैक्ट क्रू की भी हेल्प करते हैं। मेरे को एक बात बताऊंगी मैं, कुछ मेल पैसेंजर्स ऐसे होते हैं, अच्छा खासा बिल्ड, 6 फीट हाइट, और यंग होते हैं, 30-40 साल के। दे कम विद हैवी सूट केसेस, हैवी स्ट्रोलर बैग्स, और ऐसे आके क्रू को पकड़ा देते हैं, मैडम ऊपर रख दो। यार तुमने वहाँ से यहाँ तक कैरी किया, मतलब जिस क्या ही बोलूँ मैं, शेम ऑन यू कि तुम अपनी से आधी उम्र की लड़की है, क्योंकि 18 साल से आप एलिजिबल होते हो, तो कुछ 18 की भी होती है, कुछ 19-20 ऐसे होती हैं। इनफैक्ट कुछ मदर्स भी होती हैं 30 साल की जो होती हैं, या मतलब कुछ मदर्स भी होती हैं, फैमिली वाली होती हैं कैबिन क्रू। और आप
इतना शेमलेसली आके उन्हें बोलते हो मैडम ये बैग वहाँ रख दो, जब आपने लिफ्ट कर रखा है, आप इतने फिजिकली एबल्ड हो कि आप अपना बैग रख सकते हो, तो आई एम सॉरी, हम आपका बैग उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो जैसे पैसेंजर्स हैं, मतलब ऐसा है कि कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके लिए क्या कोई अलग रिजर्व होती हैं क्या सीट्स, या फिर उनको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए या उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो क्या तुम लोग, ऐसा कुछ होता है? स्पेशल ट्रीटमेंट हमारा बस यही होता है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक रहते हैं, उनकी हर चीज़ का ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकली डिसेबल्ड पैसेंजर्स जो होते हैं उनको कुछ स्पेसिफाइड सीट्स अलॉटेड होती हैं ताकि उनको कंफर्टेबल रहे एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने में, है ना। अब सोचो कि कोई व्हीलचेयर पैसेंजर है और उनको मिड कैबिन की सीट दे दी तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो उनको फर्स्ट में या लास्ट में कहीं ऐसे ही रखते हैं जहाँ से उनको बाहर निकलने में ईजी हो। और अवेयर एज प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी थोड़ा सा देखकर सीट देते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट ना हो, है ना, तो वैसे देते हैं। और हम उन सबको ब्रीफ करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम ब्रीफ करते हैं कि आपको क्या क्या करते रहना चाहिए एयरक्राफ्ट में ताकि आप अपना ध्यान रख पाएँ। और फिज़िकली डिसेबल्ड पैसेंजर्स को भी हम ऐसे ही ब्रीफ करते हैं और हम हमेशा उनसे ये कहते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू लेट अस नो, हम हर तरह से आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अच्छा, तो अब जब सारे पैसेंजर्स तो कवर कर लिए, अब मैं इसको ना थोड़ा लिंक कर रहा हूँ मूवी थिएटर्स से। हाँ हाँ, तो जो वैसे मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों छोटे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन वैसे मैं किसी मूवी थिएटर में बैठा हूँ, हाँ वो यार वो बिना मतलब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, उनके हाँ। मम्मी उन्हें चुप करा रही है, रोए जा रहे हैं, सबका एक्सपीरियंस वो ख़राब करते हैं वहाँ पे। और दूसरी तरफ तुम्हारी इतनी टायरिंग जॉब है, पूरे एग्जॉस्ट हो रखे हो, पूरा मतलब तुमने ऑपरेट किया है, अभी सबको समझाया बिठाया है, अपना खाना वाना सर्व किया है, तुम थक के बैठे हुए हो और फिर कोई एक बच्चा है जो रोए जा रहा है, तो वो इरिटेटिंग नहीं लगता है क्या? यार देखो सही बताऊँ, क्रू को तो मोस्टली आदत हो जाती है, ठीक है, इस चीज़ की, तो अगर कोई रो भी रहा है ना तो इट्स लाइक ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बट पैसेंजर्स के लिए वो नहीं है। अब यार इसमें ना एक्चुअली पेरेंट्स की और उनके इन्फेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर कैबिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बड़े बड़े लोगों के कान ऐसे दर्द करने लग जाते हैं, तो वो तो बेचारे 2 साल से भी छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी तकलीफ़ हो रही है, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं अपनी तकलीफ़ को, है ना, क्या हो रहा है उन्हें, क्या चाहिए उन्हें, तो वो रो रहे हैं। अब पेरेंट्स भी उनका पूरे ट्राई कर रहे हैं, यार कौन अपने बच्चे को रोता देखना चाहेगा, है ना, पेरेंट्स भी पूरा ट्राई कर रहे हैं उन्हें चुप कराने का, बट क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेशर वगैरह जो मैंने आपको बताया, जिनसे बेबीज़ परेशान होते हैं, तो कुछ कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं, वो कहते हैं कि मैम प्लीज़ हमारी सीट चेंज करो, इनकी सीट चेंज करो, ऐसे ऐसे करके। बट मोस्टली पैसेंजर्स ये चीज़ समझते हैं और कोऑपरेट करते हैं, तो वी रियली अप्रिशिएट दैट कि यार हमें पता है ये सिचुएशन इजी नहीं होती है, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो 1-1.5 घंटे 2 घंटे की फ़्लाइट में और वो बच्चा रोए जा रहा है, आपको भी आपको परेशानी हो रही है, बट वी रियली अप्रिशिएट दैट जो कोऑपरेट करते हैं पैसेंजर्स। अच्छा, तो जैसे फ़्लाइट्स में रेस्ट भी करते हो तुम लोग? जैसे फ़्लाइट्स अब ठीक है, अब एक टाइम के बाद तो स्टेबल हो जाती होगी ना, जैसे हाँ। जब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुमने शुरू में अपना सारा काम निपटा लिया है, अब तुम बैठे हुए हो, ठीक है, तो रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है फ्लाइट्स में? ओनली ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स, सिर्फ लॉन्ग फ्लाइट्स पे, क्योंकि जो 2 घंटे की फ़्लाइट्स होती हैं वो तो शायद ऐसे ही निकल जाती हैं, मतलब पैसेंजर के उससे देखा जाए तो बहुत बड़ी होती हैं, बट क्रू को बहुत सारा काम होता है फ़्लाइट पे, बहुत सारा काम, तो करते करते कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में 4 सेक्टर्स होते हैं और वो इतने शॉर्ट होते हैं कि चारों सेक्टर्स में खाने का टाइम नहीं मिलता, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो इट्स लाइक आप 12 आवर्स काम कर रहे हो बिना कुछ खाए पिए, यू ओनली सर्वाइव ऑन अ ग्लास ऑफ वाटर, बस अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप पानी पी लो और वो ही आपका खाना है। तो तुमको लंच करने का भी टाइम नहीं होता है? कई बार ऐसा होता है शॉर्ट सेक्टर्स पे, मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लाइट हो जाती है कि तुम पहले इधर से आए हो हाँ। ऑपरेट करके, अब तुमको दूसरी जगह जाना है। यस, कई बार शॉर्ट सेक्टर्स होते हैं ऐसे 1-1.5 घंटे के, तो और अगर उसमें ज़्यादा सर्विस है, ज़्यादा जिनको ज़्यादा खाना, जो प्री बुक्ड कस्टमर्स है जिनको खाना सर्व करना है, तो कई बार नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता फ़्लाइट पे खाना पीना। वैसे तो हम आपस में क्रू ट्राई करता है कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिले तो एटलीस्ट एक बंदे को बिठा के बोल दें कि भाई तुम खा लो, हम अगले सेक्टर में खा लेंगे, तो उस बंदे ने खा लिया, फिर नेक्स्ट सेक्टर में कोई और क्रू खा लेती है, फिर उससे नेक्स्ट सेक्टर में कोई और क्रू खा लेती है, तो ऐसे कर करके हम मैनेज कर लेते हैं कई बार। अच्छा, नहीं यार देख, मेरे भी ना बहुत सारे क्वेश्चन थे क्योंकि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है, और एक जो जनरल परसेप्शन बना हुआ है, जो मैंने भी शुरू में तेरे को बताया कि मैं भी हाँ। ऐसे ही सोचता हूँ,
और बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो जब मेरी तुझसे बात भी हो रही थी तो मेरा ना मोटिव ही ये था कि मैं इस मतलब अगर तुम किसी प्रोफेशन के बारे में जानते नहीं हो तो उसके बारे में ऐसे नेगेटिवली भी मत बोलते घूमो, Exactly. किसी के साथ गलत भी बिहेव मत करो। और इतनी सारी बातें हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें बाहर आएंगी तो लोग देखेंगे, शायद अब लोग इतना मतलब जो भी देखेगा उसको इतना तो पता होगा कि कितनी तुम लोग मेहनत करते हो। यार ठीक है? एक्चुअली पता है कैबिन क्रू की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। कुछ कुछ पैसेंजर्स हमें देखते हैं ना तो वो आके भी ये बोल के जाते हैं मैम योर जॉब इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारा सोने का कुछ पता नहीं रहता, उठने का पता नहीं रहता। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं सिर्फ 1.5 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रही हूँ रात में। 1.5 घंटे की नींद लेके फिर फ़्लाइट लेके आई, फिर उसके बाद बस आके थोड़ा सी आधा घंटा सो पाई थी, ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो हम एक तो इतना स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं और ऊपर से फिर हमें इतने हैप्पी फेसेस रखने होते हैं ऐसे फ़्लाइट में ना, हमारे चाहे अंदर मन में कुछ भी चल रहा हो, किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम हो, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की हेल्थ ख़राब हो, यू नो गर्ल्स की वैसी अपनी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, तो फिर भी हमें एक स्माइल के साथ डील करना पड़ता है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि लोग ये चीज़ समझें कि being a female it's really very difficult to manage all the things and still we try our level best। और उसके ऊपर से आके लोग हम पे क्वेश्चन कर देते हैं, हमें कुछ और समझ लेते हैं और कुछ और यू नो बात बढ़ा देते हैं। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आई थिंक वो लोग भी रिस्पेक्ट चाहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, एंड रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ऑल, है ना। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, लोग बोलते तो हैं ये चीज़, पर मेरे को लगता है कि बस अगर कैबिन क्रू को थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाए ना लोगों से, तो उनका दिन ऐसे बन जाता है। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ काफ़ी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के। हाँ। लोगों को की मेंटेलिटी को लेके लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लोग इसको देख रहे होंगे वो शायद कुछ सीखें, आगे चल के वो अच्छे से बिहेव करने का ट्राई करें उन लोगों के साथ। क्योंकि यार तुम इतना सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम भी एक्सपेक्ट करोगे सामने, और क्या जाता है किसी का हाँ। किसी से अच्छे से बात करने में। हाँ। ठीक है, और चलो ठीक है, तुम बॉस हो गए, अपने लिए हो गए, तुम जाके चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन किसी को खराब तो एटलीस्ट मत ही बोलो ना। हाँ। चुप रह लो पर खराब मत बोलो। क्योंकि वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं ना कई बार कि पूरा दिन खराब हो जाता है क्रू का। और कई बार कुछ पैसेंजर्स होते हैं कि एक लाइन ऐसी बोलते हैं कि हमारा पूरा महीना बन जाता है उनकी बातों से। लाइक मेरे साथ एक चीज़ हुई थी फ़्लाइट पे अभी, एक पैसेंजर, इट वाज जस्ट अ 35 मिनट्स फ़्लाइट, जस्ट 35 मिनट्स फ़्लाइट, और उस पर एक पैसेंजर को ना थोड़ा कुछ खाना था, वो पता नहीं कुछ खा नहीं पा रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ और प्री बुक किया था और उनको वो नहीं चाहिए था, बट उनको भूख लग रही थी। तो अब अपनी साइड से हम चेंज नहीं कर सकते, वरना मैं कर देती चेंज डेफिनेटली। तो जितना मुझसे हो पा रहा था ना, उनको फ्रूट्स प्रोवाइड करना जो हमारे लिए आते हैं, कुछ ऐसा आता है, तो अपनी साइड से जितना हो पा रहा था मैं उतना ट्राई कर रही थी कि बस वो पैसेंजर इतना मतलब ऐसे यू नो उदास ना हो कि उनका कुछ नहीं हो पा रहा, उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए। तो बस इस वजह से मैं उनको इतना अच्छा ट्रीट करी थी कि उनका दिन ना ख़राब हो हमारी वजह से। और उस दिन उन पैसेंजर ने इतना अच्छा फीडबैक दिया मुझे, स्पेशली जब कोई आपका नाम लेके अप्रिशिएट करता है ना, तो वो फीलिंग अलग ही होती है। क्योंकि ऐसे होता है कि हाँ यार वो वाली एयर होस्टेस अच्छी थी, ऐसे बोल देता है, बट जब वो आपका स्पेशली नाम लेते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो फीडबैक फिर कंपनी में जाता है, और वो जाते जाते भी इतना थैंक यू बोल के गए। मतलब इतना मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई बार ना पैसेंजर्स इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो इट्स लाइक कि यार ये जॉब बस वर्थ इट है। हाँ, अब मैं सफल हो गई। चल मैं कंक्लूड करता हूँ ना, अब इस पॉइंट पे कंक्लूड करते हैं कि कोई एस्पायरिंग लड़की है या फिर कोई भी लड़का है, कोई एस्पायरिंग कैंडिडेट है बेसिकली, जो चाहता है कि वो फ़्लाइट अटेंडेंट बने, तो एक जो सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रेशर है वो ये है कि आप अच्छा किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वो अच्छा कमाएं आप। तो तू एक आइडिया दे दे कि कोई फ्रेशर है या फिर कोई मतलब मिड लेवल है या फ्रेशर है, जैसे भी है, तो क्या सैलरी का बैंड रहता है, कि एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी हो सकती है कि इतना तो तुम कमा लोगे, अगर तुम चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ, पहले तो जो ऑनलाइन लिखा होता है ना, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। और जो फ्रेशर्स हैं डेफिनेटली वो ये चीज़ तो उन्हें पता ही होनी चाहिए कि किसी भी फ्रेशर को एकदम स्टार्टिंग में बहुत नहीं मिलता, यू नो आप थोड़े से स्टार्ट करते हो। तो फ्रेशर्स की सैलरी का बैंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 वेरी करता है ज़्यादातर एयरलाइंस में, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ डोमेस्टिक एयरलाइन। और अगर इंटरनेशनल में है तो डेफिनेटली यू गेट अ गुड सैलरी।
और फिर वहीं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो एक्सपीरियंस्ड का फिर उसी हिसाब से सैलरी पैकेज बढ़ता जाता है। और फिर ऊपर से आप डोमेस्टिक सेक्टर्स कर रहे हो, आप इंटरनेशनल कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके आवर्स पे। मतलब आपकी जो सैलरी होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप कितने लेवर्स कर रहे हो, आप कितना एक आवर्स एक्सीड कर रहे हो, आप कितना हर आवर का अकॉर्डिंग वैसा पे होता है, अलग अलग पे होता है। तो सैलरी बहुत वैरी करती है, बट फ्रेशर्स को ये याद रखना चाहिए कि हाँ, थोड़ा सा वो उनको स्टार्टिंग में कम मिलेगा डोमेस्टिक में, बट दे शुड कीप ट्राइंग बिकॉज इट्स रियली अ वेरी गुड जॉब। आई तो लव माई जॉब, अभी मैं ऐसा बोलूँगी, क्योंकि जब हमें इतनी हेक्टिक फ़्लाइट्स के बाद, इतने गंदे शेड्यूल्स के बाद एक अच्छी जगह पे स्टे मिलता है, बीच के किनारे या कहीं और, तो इट्स ऑल वर्थ इट। वहाँ जाके ऐसा लगता है कि बस इसी दिन के लिए मैं ये जॉब कर रही थी। और ऐसा महीने में 2-3 बार हो जाता है तो ठीक है, वरना आप किसी नॉर्मल इंसान को देखिए तो वो वो सोचता रहता है कि हम ट्रिप प्लान करेंगे, और हमारी सारी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप्स होती हैं और काफ़ी हम इन्जॉय करते हैं अपने सेट ऑफ क्रू के साथ। सेट ऑफ क्रू भी बहुत मैटर करता है जब फ़्लाइट पे ना, कई बार बहुत अच्छा होता है तो फ़्लाइट गोज़ ऑन सो स्मूथली, आपको पता ही नहीं चलता कब फ़्लाइट निकल गई आपकी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी फ़्लाइट। और इससे मेरे को एक और चीज़ याद आई कि एक बार मेरे साथ फ़्लाइट पे हुआ था, इट वाज अ लॉन्ग फ़्लाइट। तो एक पैसेंजर थे, उनकी नॉन वेज मील प्री बुक्ड थी और वो वेजिटेरियन थे। तो ऐसे क्रू, बहुत सारी क्रू हैं जिसने ये किया होगा। तो कुछ उनके साथ जो ट्रैवल कर रहे थे, सबकी नॉन वेज बुक थी। अब 1-2 पैसेंजर्स उसमें लड़ने लग गए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा तो चेंज करो, ये बंदा तो नॉन वेज खाता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई, जब नॉन वेज मील प्री बुक्ड है, मैं वेज मील कहाँ से लेकर आऊँ ऑन बोर्ड, 35,000 फीट में ऊपर कहाँ से लेकर आऊँ, है ना। तो उसके बाद, लेकिन जिस बंदे का वो प्री बुक था, वो बहुत कामली बैठा हुआ था, कहता है इट्स ओके मैम, आई विल नॉट हैव एनीथिंग, आप ये ले जाओ, इट्स ओके। वो बहुत कामली बैठा हुआ था, इतने बेचारे से, मतलब बहुत आराम से बैठे हुए थे कि यार, फिर ऐसा होता है ना कि यू ऑल्सो सिंपथाइज विद देम कि ठीक है, मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ। तो फिर उस टाइम पे मैंने अपना मील लिया और मैंने अपना मील ले जाकर उनको दे दिया। तो पीछे वाला जो पैसेंजर लड़ रहा था, वो कहने लगा, देखा अब भी तो आया ना इनके पास, अब कहाँ से आया। तो फिर तब मैंने कहा कि सर, ये मेरा मील है, मैंने अपना मील दिया है। तो वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी, बट क्योंकि उन्होंने ऐसे टॉर्न मारा, तो फिर मैंने कहा कि सर, ये मेरा मील है। फिर और वो पैसेंजर जो था, जिसको मैंने वो मील दिया, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, ही वॉज ऑल हिज हार्ट्स आउट कि यार, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ किया। पहले तो वो मना ही कर रहा था कि नहीं मैं आपका मील नहीं ले सकता। मैं कहा एनी विच वे सर, आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट, तो आप खा लो। तो हम अपनी साइड से आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प करते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर समटाइम्स कि आप उस लायक हो या नहीं हो, ऐसा। अच्छा, तो जैसे तुम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हो, हाँ। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ट्रैवल करते होंगे, तो हाँ। तू मिली है कभी किसी से? तेरा मतलब ऐसा हुआ है कि कोई सेलिब्रिटी आया है और तू उस टाइम पे ऑपरेट कर रही थी, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बार। मतलब मैं बताऊं, अभी जितना मेरे को याद है, सबसे पहले मेरी फ्लाइट पे आए थे क्रिकेटर शुभमान गिल। अच्छा, हाँ, मेरी फोटो भी मतलब प्रिंस ऑफ इंडिया। हाँ, मतलब फोटोज तो खैर सेलिब्रिटीज के साथ मैं सारे सबके साथ लेती हूँ ना, इट्स अ मेमोरी। तो सबसे पहले वो आए थे, ही वॉज वेरी नाइस। मतलब जितने भी अभी तक सेलिब्रिटीज आए थे, वो ऑल वेरी गुड, बट एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने सच में मेरा दिल ना पूरा उनकी तरफ कर लिया। और मैं बताती हूँ, मेरी फ्लाइट पे अरुण गोविल आए थे सर, जो राम बने हैं रामायण में। उनको देख के तो इट वाज लाइक सारी सेट ऑफ क्रू जितनी थी, आंखों में आंसू आ गए थे। वी वर लाइक सर, इट्स अ ऑनर। यार, वो पर्सनैलिटी ऐसे है ना, रियली ही इज सो नाइस, सो काम। एंड मेरे साथ, मतलब हम सारी क्रू की ना आंखों में आंसू आ गए थे कि सर, इट्स अ ऑनर टू मीट यू। उनको लोग ना आज भी वो उनके रोल में देखते हैं, वैसे ही देखते हैं, श्री राम की तरह ही देखते हैं वैसे ही देखते हैं। एंड ही इज रियली वेरी नाइस। पता है, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया ना पैसेंजर्स के साथ भी, जो मतलब थोड़ा सा एक पैसेंजर थी जिनके साथ थोड़ा सा वो ओबीज थी, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। ही शिफ्टेड हिज सीट टू अनदर सीट कि आप उनको कोई ट्रबल ना हो, आप उन्हें मेरी सीट दे दो। ही रियली ही कोऑपरेटेड। और काफ़ी से और अनूप सोनी आए हैं, क्राइम पेट्रोल वाले। सतर्क रहें। लिटरली हम पता है बोलना चाह रहे थे सर, टर्बुलेंस की वक्त सावधान रहें, सतर्क रहें, पर लेकिन इट्स नॉट, इट डजंट लुक गुड। तो हमने बोला नहीं, रिस्क नहीं लिया कि पता नहीं कौन कैसे मूड में हो। और कई बार तो ऐसे सेलिब्रिटीज आते हैं जिनको हम इतना मतलब काम में बिजी होते हैं ना, तो हम नहीं देख पाते।
और सुनील ग्रोवर भी आए हैं, ही वॉज वेरी गुड। पता है उन्होंने क्रू के साथ बहुत अच्छे से हंसी मजाक किया, ही वॉज ट्रैवलिंग विद हिज फैमिली। और हाँ, जिन सेलिब्रिटी पैसेंजर की मैं बात करी थी वो है जैस्मिन सैंडलर्स। उनके साथ मैंने 2 बार ट्रैवल किया था, मतलब वो हमारी फ्लाइट पे 2 बार ट्रैवल करी थी। पहली बार जब उन्होंने ट्रैवल किया ना, तो जैसे सारी क्रू ने ऑब्वियसली जाके बोला कि मैम कैन वी क्लिक अ पिक्चर विद यू आफ्टर वी लैंड। और ऐसा होता है कि डोर खुलने के बाद ही हमें पिक्चर क्लिक करनी होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, है ना। अब क्योंकि सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो सिर्फ डोर खुलने का इंतजार करते हैं कि वी डीप्लेन द फर्स्ट, है ना, हम पैसेंजर्स के बीच में ना स्टक हो जाएं। और मेरे को किसी चीज़ में उलझा दिया था, मतलब कुछ काम ऐसा आ गया था हमारी जॉब से रिलेटेड, मतलब मैं अपना काम ही कर रही थी, तो मैं किसी काम में अटक गई थी। एंड शी रियली वेटेड फॉर मी देयर। जितने पैसेंजर्स रिप्लेन हो रहे थे ना, वो वहाँ पे खड़ी रही कि हाँ जी मैम आपने बोला था ना फोटो के लिए, और वो वहाँ खड़ी रही कहती आप कर लो अपना काम। एंड आई वाज लाइक यार, शी इज़ सो हम्बल, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ। और फिर उसके बाद मैंने बात करी, मैंने उन्हें बताया, एक्चुअली मेरी मम्मी भी, उन्हें भी बहुत पसंद है जैस्मिन सैंडलर्स, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे माई मदर ऑल्सो एडमायर्स यू अ लॉट। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली वो मेरे को मेरी दूसरी फ्लाइट पे भी मिली। और पता है सबसे अच्छा मुझे कब लगा, जब वो मुझे पहचान गई। यू नो, एक सेलिब्रिटी आपको पहचान जाए कि हाँ आप मेरे को पहले मिले हुए हो, दैट्स अ रियली बिग थिंग। तो मैं तो ऐसे इतनी छोटी छोटी चीज़ों में ना क्रू बहुत खुश हो जाती है। तो जब जैस्मिन सैंडर्स को मैंने जाके बताया ना कि मैम यू वर विद मी ऑन माई लास्ट फ्लाइट, तो उन्होंने कहा हाँ जी आई रिमेंबर यू, आई रिकॉग्नाइज यू, उन्होंने ऐसे बोला। और उसके बाद जाते जाते यू नो मैंने फिर से पिक्चर तो डेफिनेटली क्लिक करी उनके साथ, और उन्होंने मुझे इतना टाइटली हग किया, इतना अच्छे से हग किया, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल फॉर एनी सेलिब्रिटी कि वो किसी रैंडम स्ट्रेंजर को या मतलब ऐसे बंदे को ऐसे हग करे। एंड शी हग मी सो नाइसली, लास्ट टाइम भी वो हग करके गई। शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, शी इज़ अमेजिंग। मेरे को तो इसलिए वो बहुत पसंद आ गई। और ऐसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ मेरे, यूजुअली मोस्ट ऑफ देम आर वेरी गुड, वेरी गुड। तो दैट्स व्हाट आई आल्सो लाइक द मोस्ट अबाउट माय जॉब। ग्रेट हैविंग यू यार, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत एक्साइटेड था इस प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें मुझे पता चली है। अब वो तेरा कैमरा है, अब तू जो बोलना चाहती है, अपनी तरफ से जो मैसेज डिलीवर करना चाहती है अपने प्रोफेशन के लिए, जो भी बोलना चाहती है तू बोल सकती है। हाँ यार, एक्चुअली मेरी तो बस सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप रिस्पेक्ट करो दूसरे लोगों के प्रोफेशन की। इट्स नॉट जस्ट अस बट कोई भी प्रोफेशन हो, जस्ट रिस्पेक्ट देम। क्योंकि अगर आप उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देते हो ना, उनका पूरा दिन बन जाता है। वो अपना 110% ट्राई करते हैं कि फिर उससे ज़्यादा अच्छा आपको प्रोवाइड कर पाएँ वो चीज़ें, आउट ऑफ द वे जाके करें। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप रिस्पेक्ट करो सबकी फ्लाइट पर, और अपने साथ प्लीज़ एक वाटर बॉटल कैरी करें जब भी फ्लाइट पे आए। और माइक ड्रॉप को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इनके सारे पॉडकास्ट एपिसोड्स देखते रहें। बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। मैंने जितने भी देखे मुझे कुछ अलग लगा कि हाँ ये लोग बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली प्लीज़ सपोर्ट देम और बी हम्बल, सबके साथ अच्छे से रहिए, सबसे अच्छे से बिहेव करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। गाइज बी अ नाइस सिटीजन, बस हमारी तरफ से यही मैसेज है। हाँ, बाकी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे के एपिसोड के लिए वेट करना और अच्छे एपिसोड्स आते रहेंगे। साइनिंग ऑफ।